भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन बताई थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भैया? वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन किया था उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है आपकी, ठीक है, ए पॉइंट है, आप इसकी सरफेस से एक बॉडी को बी पर ले आ रहे हो। इस बॉडी का मास क्या है? इस बॉडी का मास m है, ठीक है। इस बॉडी का मास m है तो वेट कितना होगा? mg। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी। क्या कहते हैं? आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे और फिजिक्स में आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जो होगा वो ग्रेविटी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, आप बराबर ही लेके कैलकुलेशन करते हो। बराबर ही लेकर के क्या करते हो? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, यानी ग्रेविटी के बराबर है। अच्छा, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है आपकी? h, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होगा भैया? फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, आपको पता है बर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप कहते हो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी। फोर्स कितना लगा रहे हो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना फोर्स लगा रहे हो? एफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एच। पोटेंशियल एनर्जी जो आपका मिनिमम फोर्स है, एफ की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है? mg। तो आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन आती है होती है mgh, ठीक है। इफ h इक्वल्स टू में जीरो, इफ h इज इक्वल्स टू में जीरो, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव का मतलब होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, और एक बॉडी मोशन में, तो जो बॉडी मोशन में होगी वो रेस्ट वाले कंपैरिजन में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेगी। लेकिन अगर उसी बॉडी के साथ दूसरी बॉडी भी चलने लगी तब उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। देखिए, अगर आप रेस्ट में हो और कोई चलती हुई चीज आपको ठोक दे तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन जो चीज आ रही है आपको ठोकने के लिए, अगर उसी की डायरेक्शन में आप भागने लगो तो आपके ऊपर क्या करेगी? कम डैमेज करेगी। क्योंकि जब आप भागने लगते हो तो उसी चलती हुई चीज की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। और रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? उसकी एनर्जी भी क्या होती है? कम हो जाती है। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, मैं अभी जमीन पे खड़ा हूं तो जमीन पर रखी सारी चीजों की एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन अगर मैं कोई गड्ढा बना दूं तो उस गड्ढे के बॉटम के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। छोड़ोगे तो वो चीज कहां गिर जाएगी? गड्ढे में। समझ गया? तो एनर्जी चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, वो सब क्या होती है? रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव। ठीक है भैया, इसी चीज को ध्यान रखना। अगला जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? तो वो फोर्स, भाई प्लीज, वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होगी वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले छोड़ो, पहले प्रॉपर्टी लिखवाता हूं, प्रॉपर्टीज। ठीक है,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of the nature of path, पाथ का नेचर क्या है इस पे डिपेंड नहीं करते। मान लीजिए आपको ए से बी पर जाना है, तो आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ। अगर आपने तीनों केस में तीनों रास्ते पर कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल कर रखा है, तो यहां का वर्क डन जो कि W1 हुआ, यहां का W2 और यहां का W3, ये सारे वर्क क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स से आप वर्डन करोगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। दो पॉइंट अगर सेम है, आप किसी भी रास्ते से उन पॉइंट पर जाओ तो वर्क की वैल्यू क्या नहीं है, सेम आ रही है। देखो ये दो सारे जो रास्ते स्टार्ट हो रहे हैं वो ए से आ रहे हैं और कहां खत्म हो रहे हैं, बी पर, लेकिन सारे रास्तों का नेचर क्या है, अलग अलग है। लेकिन हम किस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सारे वर्क की वैल्यू क्या है, सेम है। यहां पर जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, एफ एफ एफ, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू जीरो। कह रहा है क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये तो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, आप ए से बी पे गए तो वर्क हो गया डब्ल्यू, क्या हो गया, और बी से ए पे आए तो वर्क क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। तो नाउ वर्क फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए इज इक्वल्स टू प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, बराबर में क्या आएगा, जीरो। प्रूफ करेंगे अभी इन सारी प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या है, और ये क्या है, यू पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है। यू किसको दिखाता है, और किसी भी चीज को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ग्रेडियंट बन जाता है। प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एनर्जी को लेंथ से डिवाइड कर दो तो एनर्जी ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है भैया। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के क्या होता है, बराबर आता है, ये भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो अभी और एक आध प्रॉपर्टी याद आएगी तो करेंगे करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, प्रॉपर्टी ही इसकी डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी ही क्या है इसकी, वर्ड ऑन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करके आप क्लोज पाथ में वर्णन करते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। प्रॉपर्टी और निशान ध्यान में, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, देख रहे हो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कि वर्ड, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा एग्जांपल में लिखवा दो, टॉपिक, ठीक है, एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स के, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रिकल फोर्स, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है। इलास्टिक फोर्स, जो स्प्रिंग लगाती है, ठीक है भैया। ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके एग्जांपल है फ्रिक्शन, विस्कस, जितने भी अपोजिंग फोर्स होते हैं सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। इनका इनका द्वारा किया गया वर्डन हमेशा क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करेगा। देख लो, खुद ही देख लो, चप्पल पहन करके अगर लंबे रास्ते पे चलोगे तो चप्पल क्या होगी, ज्यादा घिसेगी। और चप्पल पहन करके छोटे रास्ता ले हुए तो क्या होगी भैया, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और थी, वो इसी गई, ठीक है। तो खैर वो वर्ड ऑन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। वो खैर बता दूंगा, वो वही पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब वही हो गया ना, तो इसी में डाल देता हूँ, डिपेंड्स अपॉन दी, डिपेंड्स अपॉन दी फाइनल एंड इनिशियल। किस पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर, समझ गए। अगर हाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन अलग हुई, चेंज हुई, तो वर्डन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम रहेंगी, आप किसी भी रास्ते जाओगे वर्डन की वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी हमेशा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या था भैया, कि जो वर्णन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलो मैं कुछ पाथ बना देता हूं। पहला पाथ है स्ट्रेट लाइन। आप एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके ले जा रहे हो, ठीक है, ए से बी। हाइट कितनी है यहां से यहां तक की, h। तो इस केस का जो वर्क होगा, अच्छा फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h। तो पहले केस में वर्णन आया ये स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। अभी हमने क्या किया, रास्ता नंबर 2 लिया, सेकंड है इंक्लाइंड पाथ। इंक्लाइंड पाथ, अब इंक्लाइंड पाथ है, ध्यान दीजिए भैया, ये है आपका ए और ये है आपका बी। बस आपको यहां से यहां तक ले आने के लिए ये रास्ता आपने लिया, ठीक है। मतलब समझे, कि पहले देखिए, मान लीजिए, चलो कई बच्चों के दिमाग में आएगा, हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां पे ले गए, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो कोई वर्क ही नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लगना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। अगर मैं यहां से यहां पे ले आता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ग्रेविटी काम नहीं करती, आप पुल कर दोगे तो अपने आप ही यहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं इस रास्ते से ऊपर ले गया हूं, ठीक है, कितनी हाइट तक, ए से बी हाइट तक, ठीक है भैया। अच्छा आपको देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एच है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दिशा में फोर्स लगा दिया। अब देखो यहां पर ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मास क्या है, आपको मैंने शायद बताया होगा एक आध बार, कि वेट जो होता है इस बॉडी का, वेट हमेशा जमीन के क्या होता है, पर जमीन के, जमीन है ना, इसके परपेंडिकुलर लगता है, ये बताया मैंने। इस बॉडी का कांटेक्ट है जमीन के साथ, इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट है ना। तो इसके कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स आता है, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वो कांटेक्ट फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा क्या होता है, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बॉडी के ऐसे। ये एन हो गया कांटेक्ट फोर्स, और ये हो गया mg, ठीक है।
ध्यान दीजिए भैया, ये ध्यान रखना कि वेट हमेशा क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो इस बॉडी की सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा होता है, हमेशा। इंक्लाइन प्लेन पे रिजोल्यूशन जब करोगे, रिजॉल्व करोगे चीजों को, तो आपको ध्यान रखना है कि वेट हमेशा क्या होगा, जमीन की तरफ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी की सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन यानी कांटेक्ट फोर्स, या एपरेंट वेट भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन को इससे मिला दूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाले प्लेन को जो इंक्लाइन प्लेन है इससे मिला दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, और जैसे ही आपको बता दूं एंगल जीरो होता है, वैसे ही क्या होता है कि वेट और कांटेक्ट फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाती है। क्या होते हैं, क्योंकि भैया ये तो जमीन के परपेंडिकुलर लगेगा और ये बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। समझ गए, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहां पर एंगल बनने की वजह से ये नॉर्मल क्या हुआ, यहां से इधर आ गया, है ना। अगर मैं इस एंगल को जीरो कर दूं तो ये नॉर्मल कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर एंगल बढ़ाता रहूं तो ये नॉर्मल क्या होगा, उतना दूर चला जाता है। ध्यान देख ले, देख ले, देख ले, ऐसे नहीं होती चीजें, बोर हो रही है। यहाँ दिमाग लगाने आता है, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें, ठीक है। अब देखिए भैया, तो इसका मतलब जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही नॉर्मल दूर खिसक जाएगा, इसकी डायरेक्शन से नॉर्मल उतना क्या होगा, दूर होगा। जितना यहां पे बड़ा एंगल बनाऊंगा उतना नॉर्मल क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एंगल को घटाना चालू करता हूं तो ये नॉर्मल क्या होगा, इसकी तरफ जाएगा। ये एंगल और कम करोगे तो ये नॉर्मल क्या होगा, इसकी तरफ और चले जाएगा। ये नॉर्मल एंगल जीरो कर दोगे तो ये नॉर्मल क्या होगा, इधर चले जाएगा। वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, पहले क्या थे, पहले वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या थे, एक लाइन में थे। मतलब वेट यहां पे हुआ करता था, नॉर्मल रिएक्शन वेट क्या होते। देखो मैं दो तरीके से बोल सकता हूं इस बात को, कि जितना एंगल आप बढ़ाओगे नॉर्मल क्या होगा, उतना दूर खिसक जाएगा। या जितना एंगल मैं यहां बढ़ाऊंगा वेट क्या होगा, नॉर्मल से उतना दूर खिसक जाएगा। दोनों का सेम ही एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही तो होगा। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसीलिए जितना नॉर्मल एंगल बनाता है ऊपर से अपनी जगह से, उतना क्या होता है, वेट भी बनाता है। तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, जितना यहां पर है। और ये हमेशा होगा, इंक्लाइन प्लेन में जब भी बात होगी तो ऐसे ही एंगल बनेगा। अब इधर क्या होगा, अब बताइए जरा मुझे, इसे क्या बोलेंगे, एम जी कॉस थीटा, और इसे क्या बोलेंगे, एम जी थीटा। मैं इस बॉडी को ऊपर ले आ रहा हूं तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स की वैल्यू होगी, इस फोर्स की वैल्यू होगी इसके अपोजिट फोर्स के से ज्यादा या बराबर। कम क्यों होगी, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। समझ गया, सारे चीज को रिजॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन क्या होगा, W2, वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके अलावा हुआ है, सीबी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सीबी। देखिए अभी आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप जमीन से कितनी हाइट पे ले आ रहे हो, अगर आप इतना भी अगर आप इसको उठा करके यहां से लेके आ रहे हो तो इसका मतलब जमीन से कितना डिस्प्लेस कर रहे हो उसको, एच कर रहे हो ना। तो मैंने कहा भैया आपका वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया आपने, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, सीबी। ये सीबी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो भैया चलो फोर्स को, फोर्स की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा, और सीबी क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या है ये, सीबी रहने दीजिए, आपको बता दूं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट में। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, एच, और हाइपोटेनियस क्या है, सीबी। हाइपोटेनियस सीबी है ना, तो सीबी की वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन में साइन थीटा। तो भैया ध्यान, W2 इक्वल्स में क्या होगा, एम जी, ये क्या होगा, एच अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या हुआ, ओहो कहाँ गया,
यहाँ पे लिखना, यहाँ पे सीबी क्या पे क्या लिखूंगा, एच अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा क्या हुआ, तो W2 की वैल्यू भी क्या आ गई mg। मतलब हमने नेचर ऑफ पाथ चेंज किया। पहले एच हाइट को, एच हाइट पे हम स्ट्रेट लाइन में ले आ रहे थे, फिर एच हाइट पर हम जमीन से इंक्लाइन पाथ से ले आ रहे थे। वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है भैया, तो पहला प्रूफ हो गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी सेकंड। क्या है प्रॉपर्टी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ क्या होता है भैया, जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, ए से बी की तरफ एच था, और यहां से ए से बी पे हम ले गए वेट, क्या लगे नीचे mg। ये क्या है, ग्रेविटी। क्या होता है, ये ग्रेविटी आपका। आप फोर्स कहां लगाओगे इसको उठाने के लिए, ऊपर, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चलो ये देखते हैं। मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं, तो मेरा ये जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स कंजर्वेटिव है। क्या है ये, ग्रेविटी से कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब बॉडी आ रही थी, केस फर्स्ट, when body when body is displaced from A to B, then work done by gravity ग्रेविटी जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कितना वर्क करेगी ऐसे भी में, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर, और ग्रेविटी कहां लग रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो वर्क क्या होता है, तो फोर्स लग रहा है mg, नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, और आपको पता दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कॉस क्या होगा, 100। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही होता है, ये नहीं आता है, नहीं आता है फोर्स का फॉर्मूला, तुझसे पूछ रहा हूं मैं। वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला mg होता है। मैं साढ़े जूता मारूंगा, फोर डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, इस क्लास के पहली क्लास में कराया था मैंने। मैं कॉस जीरो कर दिया था, 1 हो गया था, मोटी बुद्धि कहीं का। यहां पर फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है ऊपर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटी भी वेक्टर है और वो भी क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट होती है, एंगल कितना बनता है, 180 का। तो वर्क कितना है यहां पर, -mgh। केस फर्स्ट था। अरे भैया, डायरेक्शन के हिसाब से मैं चाहे कॉस को 180 ले लूं या डायरेक्ट जी को नेगेटिव ले लूं, वो जो हाँ, लेकिन जी भी तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई यार, वो जी नेगेटिव जो लेता है ना, वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेता है। अगर तू ऊपर जा रहा है तो जी को नेगेटिव देगा, ठीक है। तो वो इसीलिए लेता है क्योंकि ये cos 180 बनता है वहां पर। हाँ, तो चाहे मैं cos 180 ले लूं, चाहे जी को नेगेटिव ले लूं। देखिए देखिए, केस सेकंड, केस सेकंड में व्हेन body is displaced from B to B से A पे डिस्प्लेस की जाती है, डन बाय ग्रेविटी, जो कि क्या है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है ये, तो भैया बी से ए पे आ रही है, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा, तो ये क्या होगा, mgh हो जाएगा। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड
सेकंड, यानी डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी एम जी एच प्लस एम जी एच, ये दोनों कैंसिल हो गए तो वर्क कितना आ गया, यानी ए से बी पे ले गए, फिर बी से ए पे लेके आए, क्या बन गया क्लोज पाथ, क्या बन गया ये, ए से बी पे गए फिर बी से ए पे आ गए, बन गया क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में वर्डन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, जीरो होता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस डी यू अपॉन में क्या होता है, डी एक्स के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए भैया, मान लीजिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स है, ठीक है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, तो भैया कहां की एनर्जी ज्यादा होगी, ए पॉइंट की या बी पॉइंट की, किस पॉइंट की एनर्जी ज्यादा होगी, ए की या बी की, ए की, क्योंकि ये ज्यादा हाइट पर है तो वहां की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां की एनर्जी ले ली मैंने यू, क्या ले ली, जब बॉडी नीचे गिरी फोर्स लगा, फोर्स वही सिस्टम लगा सकता है जिसके पास एनर्जी होती है। आप मर जाओगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या आप फोर्स लगा सकते हो, एक जो बॉडी गिर रही है, जो ग्रेविटी लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी तभी ग्रेविटी लग रही है। स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है जीरो होती है, तो इसलिए वहां पे ग्रेविटी लगना क्या होता है, बंद हो जाता है। ये मत सोचना कि ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ग्रेविटी आ रही है। ठीक है, तो भैया इसके पास एनर्जी थी इस पॉइंट पर, इसलिए इसने फोर्स लगाया, कितना एम जी लगाया, और नीचे आते आते फोर्स क्या हो गया, यहां पर आते आते एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट की, यू माइनस डेल्टा यू, यू माइनस, क्योंकि डेल्टा एक्स नीचे आ गई है, काम किया है, फोर्स लगाया है, तो इसलिए एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या किया, देन वर्क डन ए टू बी, ए से बी का वर्क कितना होगा, इस फोर्स को मैं लेता हूं एफ, क्या लेता हूं एफ, एफ इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क क्या होता है ए से बी का, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कितना लग रहा है नीचे एफ, अब बॉडी डिस्प्लेस कितनी हुई है डेल्टा एक्स, ये होगी पहली इक्वेशन। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहती है कि एनर्जी के अंदर चेंज, भाई एक बात ध्यान होना, चाहे किसी भी एनर्जी, वो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए थी ना, चाहे किसी की भी एनर्जी के अंदर बदलाव आए, वो बदलाव हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क डन के, किसके बराबर होता है, काइनेटिक में चेंज आए तो वो भी वर्क होगा, पोटेंशियल में चेंज आए वो भी किसके बराबर होगा, वर्क के। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन जो होता है ए से बी का, वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी इन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो भैया ए की एनर्जी कितनी है, ये फाइनल क्या होगा भैया, बी की एनर्जी माइनस ए की एनर्जी, बी की एनर्जी कितनी है, बी की एनर्जी कितनी है, यू माइनस डेल्टा यू, और ए की एनर्जी कितनी है, यू, यू से यू क्या हुआ, कट मर गया, तो ए से बी का वर्डन क्या आया, माइनस डेल्टा यू होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भैया, हमें पता भैया ए से बी का वर्डन ये आ रखा है और ए से बी का वर्डन ये आ रखा है, तो क्या होगा एफ डेल्टा एक्स बराबर में माइनस डेल्टा यू, तो एफ क्या होगा, और आपको पता है एफ कौन सा फोर्स है, एमजी है, एमजी क्या होता है, प्रूफ कर दिया भैया, इसको आप डी यू अपॉन में डीएक्स भी लिखते हो, क्या लिखते हो, ये, ठीक है प्रूफ हो गया। अब कर रहे आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ,
हाँ छोटा है, बहुत छोटा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है भैया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप काइनेटिक और पोटेंशियल को कहीं पर भी जोड़ोगे, ठीक है? एग्जांपल में ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। अगर एक बॉडी ए से बी की तरफ आ रही है, ऐसा गिर रही है ना, ये बॉडी गिर रही है, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक या प्लस पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स में क्या होगा? काइनेटिक बी, पोटेंशियल बी, और टोटल एनर्जी एट सी कितना होगा? काइनेटिक सी प्लस। तो आप देखोगे हेयर टोटल एनर्जी ए बराबर में टोटल एनर्जी बी बराबर में टोटल एनर्जी ए, तीनों एनर्जी बराबर है। इन टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। दोनों का सम क्या रहता है? टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होती है? टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल या टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसको प्रूफ कर दे। प्रूफ, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। क्या हुआ? क्या हुआ बोलना? चक्कर आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं हुआ। घर पे कॉल कर देता हूँ, हाँ इसको ले जाओ। अरे देखिए भैया, ये बॉडी यहां पे थी, एकदम जाहिल ही होगी तू, है ना? ये बॉडी यहां पे थी, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? यू थी, ठीक भैया। और काइनेटिक कितनी थी? के थी। क्या थी? ये बॉडी गिरने लगी, गिरने लगेगी तो आपको पता कौन सी एनर्जी कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एक्स नीचे गिर गई। कितनी गिर गई? नीचे आ गई। ठीक है भैया, तो पोटेंशियल कितनी होगी? यू माइनस, और काइनेटिक कितनी होगी? के प्लस डेल्टा के। बढ़ जाएगी काइनेटिक, बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगी। किसी भी गिरती हुई चीज की काइनेटिक क्या होती है भैया? आप सोचिए, दिमाग लगाओ कि वो जो काइनेटिक है, देखिए बोर्ड गमला रखा हो ऊपर, तो ऊपर रखा हुआ तो उसकी काइनेटिक क्या? 0 है, लेकिन उस वक्त उसके पास पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे वो गिरना चालू होगा और गमले की जमीन से हाइट जितनी कम होती जाएगी, जमीन से हाइट जितनी, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी, और काइनेटिक क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है भैया, प्रूफ करते हैं इसे। फोर्स कौन ला रहा है नीचे? इसको एफ ला रहा है। कहा कौन ला रहा है? एफ ला रहा है। एफ की वैल्यू एम जी के बराबर है। वर्क डन फ्रॉम, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया? बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? W इक्वल्स टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये था। अच्छा, ये किसके बराबर था? माइनस डेल्टा यू के। और हम जानते भी नो एफ इंटू में डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है? माइनस डेल्टा यू के। ठीक है, यानी एफ इंटू में डेल्टा एक्स वैल्यू माइनस डेल्टा यू होगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? कि वर्डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक के ही बराबर आता है। चेंज इन काइनेटिक के बराबर आता है। ये भी वर्क है। देखिए, हम जानते हैं वर्क फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और अभी पीछे हमने पढ़ा था कि एफ इंटू में डेल्टा एक्स जो होता है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे?
ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? ठीक है। और वर्ग ने थ्योरम कहती है भैया डेल्टा के भी क्या है, वर्ग जो होता है डेल्टा के भी बराबर होता है। तो देन डेल्टा के इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। इसका मतलब पता है क्या हुआ? माइनस का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। इस माइनस का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट, ऐसे लिखते हैं। घट रही है, ठीक है भैया। इसको पल्ली साइड में ले आओ। अच्छा, डेल्टा के क्या होता है? के फाइनल माइनस माइनस। डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस माइनस की मल्टीप्लाई उसमें कर दो। ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? यू इनिशियल यू फाइनल। ठीक है भैया। अब इनिशियल वालों को एक साइड में कर लो और फाइनल वालों को एक साइड में कर लो, क्या होगा? क्या होगा? के फाइन के इनिशियल यू इनिशियल बराबर में के फाइनल यू फाइनल। यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल में जो होती है उतना ही सम कहां पे आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का फाइनल में भी वही सम आता है। इनिशियल दोनों का सम जो होगा वही क्या होगा? यानी ये क्या होगी? टोटल इनिशियल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर में टोटल फाइनल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब इसके ऊपर एक टॉपिक आता है, वो पेपर में एज इट इज ऐसे लिखा होता है, बहुत बार रखा है, मैं गारंटी लेता कि इस बार भी आएगा। वो कहता है कि भैया सो दैट अ फ्रीली फ्लोइंग बॉडी हैज कांस्टेंट टोटल एनर्जी। हमें शो करना है कि एक बॉडी जो गिर रही है, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, गिरा रहे हैं बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ। तो शो करना है कि एक बॉडी गिर रही है, उसके 3 पॉइंट पर, जो हमें 3 पॉइंट दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, 3 दे रखे होंगे, जो भी दे रखे होंगे, क्या अगर तीनों पॉइंट पर कुल एनर्जी का सम क्या है? सेम है। मतलब ए पॉइंट दिया होगा, वहां पर जो एनर्जी है वही क्या होगी? नीचे वाले बी पॉइंट पर वही क्या आएगी? अगले नीचे वाले सी पॉइंट पर। ठीक है भैया। तो हमें शो करने के लिए आता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली क्लास में आपकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, पावर स्टार्ट होगी। ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पोटेंशियल बढ़ा दिया क्या? मैं कह रहा हूँ पावर खत्म हो जाएगी।